हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल अपन ने उसके बारे में लगभग अपन ने बात कंप्लीट कर ली थी। एक छोटा सा डिस्कशन उसके अंदर रहा है, तो उसको भी अपन कंप्लीट करते हैं। हो सकता है उसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन आ जाए, तो अगर उसके ऊपर भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको बना सको, इसलिए उस टॉपिक को अपन ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, और बहुत ही मन लगा कि आप पढ़ते रहो, इसमें आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। ध्यान से देखना, अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आपने रिलेशन पढ़ा था V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। हाँ है ना, ये अपन ने पढ़ लिया था ई डॉट डी आर। ये अपन ने किस किस के बीच में रिलेशन देख लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अगर इसको अपन मॉडिफाइड करें, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दें आर के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू ई चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पर हमें पता है जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम होता जाता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट जो रिलेशन यहाँ से निकल के आता है वो ये आ जाता है E इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी वी अपॉन डी आर। ओके बेटा, फर्दर इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो ये बन जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। जैसे ही आपका ये बना, अब ध्यान से देखना यहाँ पे आप E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, एक होता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन और एक होता है कंप्लीटली डिफरेंशिएशन। जब आपका फंक्शन, कोई भी आपके पास फंक्शन है एफ एक्स और वो सिंगल वेरिएबल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो आप उसका क्या कर सकते हो, कंप्लीटली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पर यही जो आपका फंक्शन है ये मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तब आप उसका क्या करते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो। जब आप कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हो तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखते हो डी वाई अपॉन डी एक्स चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हो तब आप ऐसे लिखते हो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ओके बेटा, ठीक है, तो ये बात अपन यहाँ पे करेंगे आज। अब इसको जब आप आगे पढ़ते हो, ठीक है, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कि यहाँ पे आपके पास साइन आया, ठीक है, डेल, इसको बोलते हैं डेल या इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। या आप मैथ के अंदर पढ़ोगे ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, या इसको डेल ऑपरेटर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेल ऑपरेटर। या तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट, और या क्या बोल देंगे अपन इसको, डेल ऑपरेटर। या तो क्या बोल देंगे, ग्रेडियंट, और या क्या बोल देंगे अपन इसको, डेल ऑपरेटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो होती है, ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल एक्स आई केप, ये मैंने आपको 11th क्लास में भी करवा दिया था, डेल अपॉन डेल वाई जे केप, डेल अपॉन डेल जेड और के केप। ये वैल्यू आप अगर यहाँ रख दोगे तो आपका E इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स, V अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई केप डेल V अपॉन डेल वाई जे केप और डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका के केप, और बाहर आपका क्या लगा हुआ है, माइनस। तो ये आपको कौन सा फंक्शन है, ग्रेडियंट फंक्शन है, जिसे डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ोगे, जब मोर देन वन वेरिएबल आपके एक सिंगल फंक्शन के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं और वहाँ पे आपको अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो वहाँ पे अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। कोई भी आपका चार्ज होता है उसकी ऑल डायमेंशन में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस को रिलीज करता है। इसीलिए एक्स, वाई और जेड तीनों में एक साथ वेरिएशन आता है,
ठीक है, कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्यू चार्ज है, तो इससे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो इधर 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 आगे पीछे सब जगह निकलेगी, तो सारी डायरेक्शन में उसमें एक साथ वेरिएशन आता है। इसलिए अपन इसमें यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। ओके बेटा, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन और निकल के आता है, ठीक है, कि अगर जब आपका V आपको दे रखा हो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो और V के अंदर मोर देन वन वेरिएबल जब आपके प्रेजेंट है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये था, सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये है, और फाइनल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये है। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, काम की चीज़ें हैं सारी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेपर में पूछी जाती है, ठीक है बेटा। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए कि आपका जो पोटेंशियल है, जो आपका पोटेंशियल है एक्स वाई और जेड, वो आपका किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है कि जो आपका पोटेंशियल है वो मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के केप। ओके बेटा, अब v की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं, तो जो आपका रिलेशन बनेगा उसे ध्यान से देखिएगा। वेक्टर E इक्वल्स टू, माइनस तो बाहर रहने दीजिए आप, ठीक है, डेल अपॉन डेल x, यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे तो 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आई केप। इसी टाइप से डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे इस वैल्यू को अपन रखते हैं तो क्या आएगा 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, और यहाँ पे क्या लगा देंगे जे केप। और थर्ड जो आपका केस है वो क्या बन जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे क्या बनेगा 6x माइनस 8xy माइनस 8y और प्लस में 6yz, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका के केप, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो x को तो क्या मानेंगे यहाँ पे, वेरिएबल, और y और z को क्या मानेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट, क्योंकि आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली यहाँ पे अपन y को क्या मानेंगे, वेरिएबल, और x और z को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। ओके, और सेम यहाँ पे अपन z को तो क्या मानेंगे, वेरिएबल, x और y को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। ओके बेटा, अब देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल सी बात है, x को वेरिएबल मानना है मतलब x के रिस्पेक्ट में ही करना है, और जहां जहां y और z आता है उनको क्या कर देना है, 0। तो ध्यान से देखो, माइनस यहाँ पे x का कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे x का कितना हो जाएगा 1, तो 8y, और यहाँ पे बाकी y है तो यहाँ तो 0, और यहाँ भी 0, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, x नहीं है, वो तो पूरी कंप्लीट टर्म क्या है आपकी, कांस्टेंट। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे y है नहीं है तो 0,
y का कितना हो गया 1, यहाँ पे -8 और यहाँ पे +6z, ये क्या हो गया j केप। लास्ट एंड फाइनल के अंदर पहले के अंदर z है नहीं है, सेकंड के अंदर भी नहीं है, थर्ड के अंदर भी नहीं है और फोर्थ के अंदर है तो 6y k केप। ओके बेटा, फाइनल आपकी जो रिलेशंस आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा 6 - 8y i केप, यहाँ पे 6 ठीक है, -8x -8 + 6z j केप और फाइनल आपका क्या बन गया 6y k केप, ये आपका आ गया। अब वो कभी कभी आपको पॉइंट मेंशन कर देता है, ठीक है ना, कि आप 1 1 1 पे इसकी वैल्यू निकाल के बताइए कहाँ पे। जैसे आपको बोल दिया कि अगर x y z आपके पास 1 1 और 1 है तो इसके अंदर x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे 6 - 8i केप 8 - 8 + 6 j केप 6 k केप। इसको फर्दर आगे करते हैं, देखना इसको, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो बाहर है ही, अंदर क्या बनेगा -2i केप -8 और 8 16 + 10 तो -k 16j केप, इसको आप ऐसे ही लिख दो तो चाहे -2i केप -16j केप और +k 6k केप। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2i केप 8 और 16 16 में से 6k तो -10। सही है, सही है, -8 और -8 -16 और प्लस का 6 2i केप + 10j केप और -6k केप। तो 2i केप + k 10j केप और -k 6k केप। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए तो वेक्टर तो आपको पता ही है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 10 का 100 और 6 का 36, तो इसका कितना हो जाएगा 140। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है, वेक्टर फॉर्म में भी पूछ सकता है, यूनिट वेक्टर भी पूछ सकता है, इसके अलावा तो आपसे और कुछ पूछ नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। अब जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको देख लो कि हमें किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको वेरिएबल मान लो और बाकी की जो आपके पास टर्म्स है उन सभी को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। और जैसे आप कांस्टेंट मान के करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास में आ सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको शायद नहीं होगी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। पेपर में पता नहीं कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको पूरा प्रिपेयर रहना है उसके लिए। कभी कभी देखो एक और क्वेश्चन अपन करते हैं कि आपको पोटेंशियल दे देता है और आपको एक वेक्टर दे देता है और उस वेक्टर की पोजीशन जहाँ पे होती है वहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक क्वेश्चन इसने दिया
कि V इक्वल्स टू 343/R वोल्ट, और आपको एक वेक्टर दे दिया इसने, ठीक है, आपको जो वेक्टर दिया है वो आपको इसने वेक्टर दे दिया 3i केप प्लस 2j केप माइनस 6k केप मीटर पर विद्युत क्षेत्र बताइए, ठीक है, पर विद्युत क्षेत्र बताइए। तो यह आपको पोटेंशियल दे दिया, और इस पोजीशन पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो करते हैं शुरू। हमें पता है सर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं वेक्टर E इक्वल्स टू dV/dr, माइनस तो लगता ही है, ये लो माइनस सर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बार ये वेक्टर फॉर्म में है तो इधर भी इसको वेक्टर फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला अभी तो लिखा ही है अपन ने। अब देखो dV/dr निकाल लेते हैं पहले, तो हमें V गिवन है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। 343/R, ये आपको क्या गिवन है, V गिवन है, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो U/V वाला मेथड लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला कांस्टेंट माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से इसका कितना आ गया, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से कितना आ गया, -343/R²। ये वैल्यू अपन इसको यहाँ रखेंगे। तो वेक्टर E इक्वल्स टू -343/R², और ये R का यूनिट वेक्टर सर, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0, नीचे वाला कांस्टेंट था तो R को रख लिया कांस्टेंट, माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट 343 और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं अपन। तो यहाँ से आपका जो वेक्टर E आएगा उसे अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस से माइनस तो प्लस 343/R², और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R/R। तो यहाँ से वेक्टर E इक्वल्स टू 343/R³, और यहाँ से क्या आ गया, वेक्टर ऑफ R। अब हमें इस R का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इस R के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R इक्वल्स टू R, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 49, तो ये कितना हो गया आपका 7। तो यहाँ पे अपन रख देंगे वैल्यू, वेक्टर E इक्वल्स टू 343/7³ और R क्या है 3i केप प्लस 2j केप माइनस 6k केप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वेक्टर E इक्वल्स टू 343/343, 3i केप प्लस 2j केप माइनस 6k केप, 343 से 343 कैंसिल, तो ये जो आपका वेक्टर E आएगा ये क्या आ जाएगा 3i केप प्लस 2j केप माइनस 6k केप। तो ये जो आपका वेक्टर E है इस पॉइंट पे वो क्या आ जाएगा 3i केप प्लस 2j केप माइनस 6k केप। यूनिट आप जानते ही हो वोल्ट पर मीटर होती है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्यों? क्योंकि V इक्वल्स टू होता है सर E इंटू R, V की वोल्ट, R डिवाइड में आएगा पर मीटर। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है। किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सको। तो अगर इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहिए तो ले सकते हैं, बाकी इससे अलग आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें यहीं से ही पूछी जानी है।
हर एक कंसेप्ट आपका इंक्लूड करते हुए चले हैं अपन, कुछ भी आपका छोड़ा नहीं है, बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं हर टॉपिक को। तो आप बहुत ही केयरफुली सारी वीडियो देखोगे, आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ समझ में आएगी, एक भी चीज़ और एक भी कंसेप्ट अपन ने मिस नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है बेटा, अब जो आगे का अपन जो टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। ठीक है, ये वाला टॉपिक अपन शुरू करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें बहुत सारे बेसिक आइडियाज़ होने ज़रूरी हैं कि कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है, मेनली अपन कौन कौन सी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे, ठीक है, वो होते हैं चालक, कंडक्टर। जानते होंगे आप, सुन रखा होगा आपने चालक। तो अपन क्या बोलते हैं चालक के बारे में कि ऐसे पदार्थ जिनमें से धारा, आवेश, ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, चालक कहलाते हैं। ध्यान से सुनते जाना बस आप इसमें से, और लिखना चाहो तो अपनी कॉपी में सेम टाइम आप नोट डाउन कर सकते हो। वे पदार्थ जिनके अंदर धारा, ऊष्मा, आवेश का प्रवाह हो सकता है, चालक कहलाते हैं। बात समझ में आई? जब भी किसी चालक को आवेश, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह उस चालक की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये बात अपन ने कर ली चालक की, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। क्या बोले कि वे पदार्थ जिनमें से धारा, ऊष्मा, आवेश का प्रवाह हो सकता है, चालक कहलाते हैं। ओके बेटा। दूसरी बात यह होता है, वो चालक कहलाते हैं जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह उसकी सतह पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। सेकंड बात, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, ठीक है ना। विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक होता है वो क्या है आपका? चांदी। तो ये आपका पहला पॉइंट चालक जो खत्म होता है, ठीक है ना। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं? कंडक्टर, चालक होते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे अचालक की। तो इसके लिए आपको पता ही है, अचालक के बारे में आप क्या जानते हो? वह पदार्थ जिसमें से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता, वह पदार्थ जिसमें से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनमें से न आवेश का प्रवाह होता है, न धारा का प्रवाह होता है, और न ही ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? अचालक। एग्जाम्पल दे लो, लकड़ी, ठीक है। इसकी एक और खासियत होती है, अचालक को आप जहाँ पे आवेश देते हो वह आवेश वहीं पे रुक जाता है। ओके। चालक की क्या खासियत होती है? चालक पर आप जब आवेश देते हो तो वह आवेश उसकी संपूर्ण सतह पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है, लेकिन अचालक को जब आप आवेश देते हो तो वह उसकी सतह पे ही रुक जाएगा। ओके, ठीक है। अब इन पदार्थों को एक नया नाम आपने सुना होगा, परावैद्युत पदार्थ। इन पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। यह आपने पहले भी बात कर ली थी। इन पदार्थों को अपन क्या कहेंगे? परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो इन अचालक जो आपके पदार्थ होते हैं इनको कुचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुचालक, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनमें से धारा, ऊष्मा, ठीक है, धारा, अचालक बोल दो, कुचालक बोल दो,
बहुत सारे नाम हैं, कैसे भी आ जाए, विद्युत रोधी बोल दो, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ बोल दो, ठीक है ना। तो वे पदार्थ जिनमें से धारा, उष्मा, आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। अचालक को जहाँ पे आवेश दिया जाता है वह वहीं रुक जाता है, एग्जाम्पल लकड़ी, ठीक है। और इन्हें परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। इन्हें कौन से पदार्थ भी कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। अगली बात करते हैं अपन, ठीक है। अब दो बातें तो अपन ने कर ली। एक होता है अर्धचालक, जो चालक और अचालक के बीच की अवस्था होती है, अर्धचालक। आपने सुना भी होगा, ठीक है, 0 केल्विन ताप पर एक जो अर्धचालक होता है वो कुचालक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाते हो कमरे के ताप पर वो चालक की तरह व्यवहार करता है। तो ये अपन जब पदार्थ की अवस्थाएं आएगी तब उनमें पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी तो अपन इसके जो मेन अपने जो काम की चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर जो यूज होने वाली है सारी वो पढ़ रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा? चालक, फिर अपन ने क्या देखा? कुचालक। अब अपन एक और टॉपिक देखते हैं, छोटे नाम से ही आपको स्पष्ट होता जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, मुक्त एवं बद्ध आवेश, ठीक है, नाम से ही आपको स्पष्ट है, फ्री एंड बाउंड चार्ज, ओके। मुक्त का मतलब ऐसा आवेश जो स्वतंत्रता पूर्वक गति करने के लिए स्वतंत्र है, मुक्त आवेश कहलाता है। और ऐसा आवेश जो स्वतंत्रता पूर्वक गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बद्ध आवेश कहलाता है। सर किससे? सर कौन सा किससे बद्ध होगा, किससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब देखो, कुछ पदार्थों के जो परमाणु होते हैं, ठीक है, कुछ पदार्थों के जो परमाणु होते हैं उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है नाभिक, एक होता है इलेक्ट्रॉन। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश, ठीक है। तो कुछ पदार्थों के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से परबल, अब ये है कौन सा? धनात्मक, और ये कौन सा है? ऋणात्मक। ये न्यूक्लियस है आपका नाभिक, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इस पे कौन सा आवेश होता है? धनात्मक। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक। तो कुछ पदार्थों के संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परबल विद्युत आकर्षण बल से क्या रहते हैं? बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? बंधे हुए रहेंगे, ठीक है। तो कुछ परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परबल विद्युत आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं, इस कारण वह स्वतंत्र गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? बाउंड चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंड चार्ज कहते हैं। सेकंड केस, कुछ न्यूक्लियो आपके जो परमाणु होते हैं उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से परबल विद्युत आकर्षण के द्वारा नहीं बंधे हुए रहते और वो स्वतंत्र गति करने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सीधी सी बात है, जो घूमने के लिए फ्री है वो फ्री चार्ज, और जो घूमने के लिए बाउंड है वो बाउंड चार्ज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल, जैसे लॉकडाउन से पहले अपन फ्री थे, इधर उधर कहीं भी जा सकते थे, तो अपन क्या हो गए? फ्री कैंडिडेट, ठीक है। और लॉकडाउन लगने के बाद में आपको बाउंड कर दिया कि आपको कहाँ रहना है? घर पे। तो अब फ्री कैंडिडेट नहीं हो, आप अपनी इच्छा से इधर उधर विचरण नहीं कर सकते। तो अपन कौन से कैंडिडेट हो गए? बाउंड कैंडिडेट हो गए। सेम कैंडिडेट को हटाओ और वहाँ पे क्या चिपकाओ? इलेक्ट्रॉन। तो जो स्वतंत्र गति करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक पर अपनी इच्छा से आ जा सकते हैं वो तो क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो इच्छा से नहीं आ जा सकते वो कौन से हो गए? बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट छोटा छोटा अपना डिस्कशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं, ठीक है।
तो ये थ्योरी की बातें हैं, आप लिखते हुए चलना साथ साथ में जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब आता है हमारा परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। तो देखो बेटा, अभी अपन ने बात करी थी परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, परावैद्युत पदार्थ आपने अभी क्या कहा था कि कुचालक पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। इसका मतलब इन पदार्थों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। अगर स्वतंत्र गति करने के लिए स्वतंत्र होते तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाते, और अगर जाते तो किसका प्रवाह होता, आवेश का, और अगर आवेश का प्रवाह होता तो क्या चलती, धारा। अब कुचालक पदार्थों के अंदर धारा क्यों नहीं चलती, क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दृढ़तापूर्वक बंधे हुए रहते हैं, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते, और अगर नहीं जाएंगे तो आवेश का प्रवाह नहीं होता, और आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, धारा। तो इसलिए धारा का प्रवाह भी नहीं होता। तो परावैद्युत पदार्थ में क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर सभी परमाणुओं में उनके सभी इलेक्ट्रॉन, परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर सभी परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबलता पूर्वक बंधे हुए रहते हैं। समझ में आ गया। परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, अर्थात स्वतंत्र गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए उनके अंदर धारा का प्रवाह भी नहीं होता। तो ये तो हो गया आपके परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ के अंदर ध्रुवण। अब परावैद्युत पदार्थ को आप प्रबल विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दोगे। किसके अंदर रख दोगे, प्रबल विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो हर एक पदार्थ जब न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर दो चीजें तो होगी, एक तो होगी धनावेश और एक होगी ऋणावेश। तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र कहाँ बल लगाएगा, अपनी दिशा में, और ऋणावेश पर कहाँ बल लगाएगा, अपनी विपरीत दिशा में। ठीक है, तो उन दोनों धनावेश और ऋणावेश को वो क्या कर देगा, अलग अलग। और जैसे ही अलग अलग हो जाते हैं इस प्रक्रिया को बोलते हैं ध्रुवण। क्या बोलते हैं, ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ हर एक पदार्थ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं, पर वो जब एक दूसरे के साथ समायोजित रहते हैं तब वो पदार्थ क्या रहता है, उदासीन। लेकिन उन दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी भी बल से अलग अलग करने में कामयाब हो जाते हो तो वो पदार्थ क्या हो जाता है, चार्ज बन जाता है। क्या बन जाता है, चार्ज पार्टिकल बन जाता है। तो अपन उसकी बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं ध्रुवण की। किसकी बात करते हैं, ध्रुवण की। तो परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो ध्रुवण अभी समझ आ जाएगा आपको। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला पदार्थ जो होता है वो होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और जो दूसरा होता है वो कैसा होता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, दूसरा अपन यहीं पढ़ते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्यान से सुनना, ऐसे पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अंदर धनावेश का केंद्र बिंदु व ऋणावेश का केंद्र बिंदु एक दूसरे के साथ संपाती नहीं होता। ठीक है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धनावेश का केंद्र बिंदु व ऋणावेश का केंद्र बिंदु संपाती नहीं होता। और इसके अंदर अब आप बोल सकते हो
कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धनावेश का केंद्र बिंदु और ऋणावेश का केंद्र बिंदु एक दूसरे के साथ संपाती होता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं पहले ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की। तो ध्यान से देखना, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं या अणु के ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं या अणुओं के धनावेश का केंद्र बिंदु व ऋणावेश का केंद्र बिंदु संपाती नहीं होता है। ठीक है, परमाणुओं या अणु में धनावेश का केंद्र बिंदु व ऋणावेश का केंद्र बिंदु संपाती नहीं होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। एक बार और सुन लो, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं या अणुओं में धनावेश का केंद्र बिंदु व ऋणावेश का केंद्र बिंदु संपाती नहीं होता, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और अध्रुवीय में क्या लिखोगे? ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं या अणुओं में धनावेश का केंद्र बिंदु व ऋणावेश का केंद्र बिंदु संपाती होता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परमाणुओं या अणुओं में, ठीक है, धनावेश का केंद्र बिंदु और ऋणावेश का केंद्र बिंदु संपाती नहीं होता है और यहाँ पे संपाती होता है। क्या कहलाते हैं? एक तो आपके ध्रुवीय बन जाएंगे और एक आपका अध्रुवीय बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसकी मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल ले लो HCl और इसका एग्जाम्पल क्या ले लो फिर H2। ठीक है, अब HCl क्या होता है? अलग अलग रहता है। तो ये आप देखो, ये H+ है और यहाँ पे आपका क्या है? Cl-। ठीक है ना? ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये आपका पहला H और इसी के ऊपर आपका कौन सा H होता है? दूसरा। ये अलग नहीं है, ये इसी के ऊपर है, इसी के। यह आपको दिखाने के लिए बनाया है। अगर इसी के ऊपर बना दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो ये पहला, ऐसे समझो, ये H पहला और ये H दूसरा, तो एक दूसरे के संपाती है या नहीं है? पर ये एक दूसरे के संपाती नहीं है। HCl, NaCl, ठीक है, इसमें H2, Cl2। तो दो बातें अपन ने करी। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु या अणु में धनावेश का केंद्र बिंदु व ऋणावेश का केंद्र बिंदु संपाती नहीं होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं या अणु में धनावेश का केंद्र बिंदु व ऋणावेश का केंद्र बिंदु क्या होता है? संपाती होता है। क्या कहलाता है? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं अब देखो, ये है माइनस, ये है प्लस। अब जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, तो जो आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं इनके अंदर कुछ न कुछ आपका पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में कोई भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही पड़े हैं। एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है, तो एक दूसरे को कवर कर रखा है इन्होंने। और उसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो इसके अंदर तो आप बता सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आप नहीं, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन है, इसी के ऊपर यह दूसरा हाइड्रोजन पड़ा है आपका। ठीक है, तो ये इसके अंदर किसी भी प्रकार का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, लेकिन आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्योंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो ये अपन ने दो और छोटी छोटी बातें करी, आपको शायद समझ में आ गया होगा। कैमरे में बिल्कुल आ रहा होगा, सही दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन इसके ऊपर अपन ने खत्म कर लिया। अब जो एक अब देखो ध्यान से, ध्रुवीय परावैद्युत जो पदार्थ होता है
और एक आपने क्या पढ़ा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं, ध्यान से समझना। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र में व्यवहार, ठीक है ना। ध्यान से देखना, दो डायग्राम बनाता हूं मैं। सबसे पहले ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते कौन से हैं? जिनके अंदर धनावेश और ऋणावेश का केंद्र बिंदु संपाती नहीं होता, ठीक है ना। तो इस टाइप से होंगे। कहीं भी कैसे भी पड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये तो आपकी एक नॉर्मल अवस्था है, ठीक है। जब ये आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, आपको इसको किसके अंदर स्टडी करना है? विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो ये लो, आपने क्या लगा दिया, इसी पदार्थ के ऊपर आपने लगा दिया विद्युत क्षेत्र। क्या लगा दिया? विद्युत क्षेत्र लगा दिया। अब ध्यान से देखना बेटा, जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे, विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश पर बल कहाँ लगाएगा? अपनी दिशा में। और ऋणात्मक आवेश पर बल कहाँ लगाएगा? खुद की विपरीत दिशा में। तो सारे धनात्मक आवेश पर बल इस दिशा में लग रहा है, तो सभी ऐसे सीधे हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस और माइनस, हाँ है ना। सारे आपके, क्योंकि धनावेश पर बल कहाँ लग रहा है? इधर। और ऋणावेश पर बल कहाँ लग रहा है? इधर। तो ये सारे ऐसे क्या हो जाएंगे? एक निश्चित अरेंजमेंट के अंदर व्यवस्थित हो जाएंगे, हाँ है ना। तो अब देखो, पहले इसके पास कुछ ना कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था और अब और ज्यादा हो गया, हाँ है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना को ध्रुवण कहते हैं। बात आ गई, बस वो ध्रुवण की बात चल रही थी। किसकी उपस्थिति में? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना को ध्रुवण कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ध्रुवित। एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश पर बल कहाँ लगाता है? अपनी दिशा में। अब पदार्थ का विद्युत क्षेत्र में व्यवहार, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर भी अपन बात कर लेते हैं। इसके ऊपर जब अपन बात करेंगे तो अपन क्या देखेंगे? ध्यान से देखो जरा। इसके मैंने क्या बोला कि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के क्या होते हैं? संपाती। इनके अंदर पहले आपका P कितना था? 0 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? पर जैसे ही आप इसके ऊपर क्या लगाओगे? विद्युत क्षेत्र, तो सारा धनावेश कहाँ हो जाएगा? इधर। और सारा ऋणावेश उसके विपरीत दिशा में, क्योंकि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र कहाँ बल लगाता है? अपनी दिशा में। और ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र कहाँ बल लगाता है? अपनी विपरीत दिशा में। तो इसमें कुछ न कुछ आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। और जैसे ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, इस घटना को ही क्या कहेंगे? ध्रुवण कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुवण कहेंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना को या प्रेरित होने की घटना को क्या कहेंगे? ध्रुवण कहेंगे। ठीक है। तो ये आपकी एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो अपन ने बात कर ली, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे आप। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, बस आपको बेसिक आइडियाज होने चाहिए कि क्या होते हैं, बाकी इससे कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई है, उन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करना, एक बार उनको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। फिर कल इस टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं।
आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। आप जैसे ये वीडियोस देखो, आपको पूरी बात समझ में आए, आप उसको अवश्य बताया करो। कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो आपको तो भी आप बता सकते हो, ठीक है बेटा, पर बताया ज़रूर करो ताकि आपको और इम्प्रूवमेंट आपकी पढ़ाई के अंदर या आपके स्टडी मटेरियल के अंदर या आपकी रैंक के अंदर हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, बहुत अच्छा रिजल्ट दो। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।